नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। बांग्लादेश में हिंसा का जबरदस्त दौर चल रहा है, राजनीतिक संकट गहराया हुआ है और इन सब के बीच शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और वो भारत चली आई। अब बांग्लादेश के हालात पर भारत में मीटिंग्स का दौर चल रहा है। आज सुबह ही राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई, सर्वदलीय बैठक हुई और इसमें जो विपक्षी पार्टी हैं या फिर जो सत्ता पक्ष है, सभी नेता जो है इसमें शामिल हुए। अब बांग्लादेश में तो हालात बहुत खराब हैं, लेकिन इन सबका भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं, इन्हीं सब तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले सर, जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं बांग्लादेश में, जो कुछ भी हो रहा है, उस पर आपकी पहली टिप्पणी। देखिए निधि, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पूरा देश 142 करोड़ लोग मोदी जी के साथ हैं, भारत सरकार के साथ। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, मेरे भारतवर्ष का मुद्दा है। और भारत सरकार उचित निर्णय ले, सही निर्णय ले, जिससे मेरी भारत माता की प्रतिष्ठा बढ़े। नंबर एक तो हम बात बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर मुझे लगता है, जब मैं विश्लेषण करता हूं, देखिए मैं निधि इंजीनियरिंग कॉलेज बीएचयू में था 1971 में, जब बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने आजाद कराया था। और ये विश्व की एकमात्र घटना है जहां उस मर्दानी ने, राहुल गांधी की दादी ने, दुष्ट पाकिस्तान को दो भागों में तोड़ा था। और ये भी सब जानते हैं कि रिचर्ड निक्सन का फोन आया था इंदिरा गांधी के पास, फोन उठाने से उन्होंने इनकार कर दिया था। और पाकिस्तान की, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं, तो जब हम कॉलेज से आया करते थे, स्कूल से आया करते थे, उस समय हजारों की संख्या में पाकिस्तानी जिन सैनिकों को पकड़ के भारतीय सेना लाई थी, उनको बड़े बड़े जंगलों के अंदर रखा जाता था और हम लोग उनको देखते थे कैसे वो जो युद्ध के नियम होते हैं उनके हिसाब से उनको खाना मिलता था। रहने पीने की कोई हिंदुस्तान जैसा महान राष्ट्र किसी के साथ दुष्टता नहीं करता। तो जो इंदिरा जी ने किया था, आज मैं देख रहा हूं उसको रिवर्स कर दिया है। आज के तारीख में सारी तपस्या जो इंदिरा गांधी ने की थी उसको नष्ट कर दिया है। ये जो शेख हसीना ने कहा कुछ दिन पहले मीटिंग में, ये रजाकारों का काम है, ये पाकिस्तानी एजेंट्स का काम है। और जयशंकर साहब जब मीटिंग के अंदर बता रहे थे कि क्या स्थिति है, उन्होंने पाकिस्तानी जनरल का नाम लिया। आपका पड़ोसी देश जो आपसे मित्र भाव रखता है, और शेख हसीना के जमाने में निधि, वहां पे हिंदू मुसलमान नैरेटिव नहीं था। अब ये देश बांग्लादेश उन लोगों के हाथ में चला गया है जो कि एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं। पाकिस्तान भी चला गया है और बांग्लादेश भी चला गया है। और इसके जाने का एक कारण मैं बता देता हूं। देखिए, बुरा लगे या अच्छा लगे किसी को, मैं तो फिजिक्स का और इंजीनियरिंग का छात्र हूं। न्यूटन्स का थर्ड लॉ, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सारे प्रधानमंत्रियों ने अगर हिंदू मुसलमान इस देश के अंदर नहीं किया, उसका एकमात्र कारण था न्यूटन्स का थर्ड लॉ। और बांग्लादेश के अंदर ये मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट इसलिए ताकतवर हुए, और शेख हसीना बांग्लादेश का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, टेक्सटाइल पे उनका आधिपत्य, और जिस प्रकार की खुशहाली लेके शेख हसीना आई थी, उसके बावजूद उन्हें सत्ता से हटना पड़ा, देश छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ने बांग्लादेश के अंदर कब्जा कर लिया। इसलिए कर लिया कि हिंदुस्तान के अंदर आप हिंदू फंडामेंटलिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप हिंदू मुसलमान आप करेंगे, और एकमात्र देश वर्ल्ड में है जहां पे हिंदू मेजॉरिटी में है, तो जिसने मुस्लिम राष्ट्र हैं वहां मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट को सत्ता में आने का मौका मिलेगा, जो आपके देश के लिए दुखदाई होगा। आज के तारीख में पाकिस्तान एक तरफ बैठा है, अब बांग्लादेश भी आपका, शेख हसीना वहां नहीं रह गई, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, और शेख मुजीबुर रहमान वहां के राष्ट्रपिता, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। तो पूरा का पूरा देश
इंदिरा गांधी की पूरी तपस्या को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। इसके बावजूद हम सरकार के साथ हैं, क्योंकि हम देश के साथ हैं। हम कोई विरोध नहीं करना चाहते, कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन आपने एक अपने यहां नासूर वो दिया है। और आप बड़ी वो करते थे ना, उस बात के क्रिटिसाइज करते थे, इंदिरा जी ने तोड़ा तो क्या हुआ, एक उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, एक उन्होंने बांग्लादेश बना दिया। अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब शरणार्थी आएंगे वहां पे जिस प्रकार की विभत्स घटनाएं घट रही हैं, अवामी लीग के नेताओं को जिंदा जलाया जा रहा है, आग लगाई जा रही है। आपका एक अशांत पड़ोसी श्रीलंका के अंदर यह हुआ, बांग्लादेश के अंदर यह हो रहा है, और कहीं ये दोबारा पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान को जोड़ने की प्रक्रिया ना शुरू हो जाए, जिसको इंदिरा गांधी ने मर्दानी तरीके से तोड़ा था। जी ठीक बात कह रहे हैं सर आप, लेकिन 15 साल से लगातार प्रधानमंत्री थी वो, तो इसके पीछे क्या देखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे चीन का हाथ है या फिर कुछ और? नहीं नहीं, देखिए, चीन का हाथ भी है, पाकिस्तान का हाथ भी है। इसके शेख हसीना ने एक बहुत बड़ी गलती की, और वो गलती उनको भारी पड़ गई। जैसे मैंने कहा, उन्होंने औद्योगिक विकास किया, बांग्लादेश का डेवलपमेंट किया, सब कुछ उन्होंने अच्छा किया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया, दुष्टतापूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने जो मुक्ति वाहिनी के परिवार के आश्रित लोग थे, उनके लिए 30% रिजर्वेशन कर दिया वहां पे बांग्लादेश के अंदर। अब आप सोचिए, 1971 में मुक्ति वाहिनी लड़ी, कितने परसेंट लोग लड़े होंगे भाई? ज्यादा ज्यादा 5-7-10 लाख लोग लड़े होंगे। सारे जो लड़ाइयां होती है, जो सारे आंदोलन होते हैं, उसमें इससे ज्यादा लोग थोड़े इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारे देश मान लीजिए 140 करोड़ की जनसंख्या है, अगर 1% भी उसमें लड़ाई पे उतरता है तो 1 करोड़ 40 लाख होते हैं। वही बांग्लादेश की स्थिति है। अच्छा, 30% रिजर्वेशन, तो छात्रों का यह कहना था, ये छात्र आंदोलन से शुरू हुआ था, छात्रों का कहना था कि ये रिजर्वेशन जो आप दे रहे हैं, इसमें अवामी लीग के लोगों को भर रहे हैं। उसके बाद शेख हसीना ने कहा हाँ ठीक है, हम इसको हटाएंगे, सब कुछ करेंगे। हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया और ये रेस्टोर कर दिया। उसके बाद रजाकारों को और पाकिस्तानी एजेंट्स को मौका मिल गया कि वो छात्रों के अंदर घुस गए, और भारतीय समर्थित, और जिस देश को आजाद करने में हमारे कितने सैनिकों की जान गई, लेकिन गर्दन से पकड़ के लाए थे हम पाकिस्तानियों को, और 1 लाख पाकिस्तानियों को हमने कितने महीने तक हिंदुस्तान के अंदर रखा था। यह पहला दृश्य था जब पाकिस्तानी जनरल सिर झुका के, हाथ सामने करके हिंदुस्तानी जनरल के सामने माफी मांग रहे थे, अपने हथियार रख रहे थे। यह थी भारत की मर्दानगी। और आज हमने एक दुश्मन पैदा कर दिया है, और शेख हसीना ने उसी प्रकार से, जो देश अपने कार्यकर्ताओं को केवल नौकरी देगा, मैं अपने देश पे कोई आरोप नहीं लगाऊं, मैं देश भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, मैं मोदी जी के साथ हूं, अमित शाह जी के साथ हूं, मैं उन पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे कि देश के अंदर केवल आरएसएस वालों को नौकरी मिले, और जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और जो मुसलमान हैं उनको नौकरी न मिले, जो आपके विरोधी हैं उनको नौकरी न मिले, वामपंथियों को नौकरी न मिले, केवल आपके काडर को मिले, यही बांग्लादेश में शेख हसीना ने गलती की। अपने केवल काडर को रिजर्वेशन देकर नौकरी दी, और उसका फल आज भुगत रही हैं। सारे अच्छे काम करने के बावजूद आज शेख हसीना भाग के गई हैं। यूके उनको शरण देने के लिए तैयार रही हैं, भारतवर्ष उनको शरण दे नहीं सकता। आज बेहवास हो गई हैं शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, क्योंकि उन्होंने केवल अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरियां दी, और बाकी लोगों को जो विकास हो रहा था देश के अंदर, जैसे हमारे यहां प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आप एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन को खा रहे हैं, और उसके बाद अपने लोगों को भर रहे हैं उसके अंदर। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रोफेसर की नियुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो एक विचारधारा के साथ ना खड़ा हो। ये गलत है। अभी भी सुधार हो जाए, भूल सुधार हो जाए। किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बीच में लड़ाई कराने की जरूरत नहीं है। हम एक संयुक्त परिवार हैं, और अगर कराएंगे तो क्योंकि आग लगी हुई है आपके बॉर्डर्स के उस पार, इसलिए हमें संतुलित रहना चाहिए। हम मोदी जी के और इस सरकार के साथ खड़े हैं, जो कदम वो उठाएंगे करें, लेकिन इस प्रकार का भेदभाव भारतीयों के 142 करोड़ जनसंख्या के बीच में किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जी सर, और कहा जा रहा है कि आरक्षण तो बहाना था जिस पर सरकार घिर गई।
लेकिन शेख हसीना को लेकर इन सब के पीछे एक बड़ी वजह बेरोजगारी भी थी। ये जो फ्रस्ट्रेशन था यूथ का, वो बेरोजगार युवा थे जो शेख हसीना के महल में घुस गए, संसद में घुस गए। ये जो बेरोजगारी है, यही हमने श्रीलंका में भी देखी थी। यही बेरोजगारी और महंगाई, और इसी बेरोजगारी से आज हम पाकिस्तान को तबाह होते हुए भी देख रहे हैं। तो भारत के लिए बेरोजगारी आपको क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज है, और क्या बेरोजगारी मोदी जी के लिए खतरे की घंटी है, और क्या एक अलार्म है मोदी जी के लिए? और ये जो आपने अभी चुनाव देखा, चुनाव के नतीजे देखे, इसके पीछे क्या यूथ भी एक कारण था? आखिर कितना बड़ा चैलेंज है ये इंडिया के लिए आज की तारीख में? देखिए, मैं श्रीलंका और बांग्लादेश में थोड़ा फर्क करता हूं। श्रीलंका के अंदर उन्होंने सिंघली 80% समुदाय को भड़काने के लिए हिंदुओं को, तमिलियंस को, क्रिश्चियंस को और मुसलमानों को निशाना बनाया। यह श्रीलंका ने किया। फिर उन्होंने मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए। शेख हसीना ने वो नहीं किया। शेख हसीना ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ाया। जीडीपी बांग्लादेश की इतनी ज्यादा बढ़ गई। टेक्सटाइल में 40%, 45% कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश का। हिंदुस्तान में भी लोगों ने जाके अपनी यूनिट्स लगाई। मेरिको ने अपनी यूनिट लगाई। बड़े बड़े लोगों ने, इंडस्ट्री वालों ने हिंदुस्तान में यूनिट लगा के बांग्लादेश में लगाया, क्योंकि इंडस्ट्रियल क्लाइमेट बन गया। नौकरी मिलेगी अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा और वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन जो उन्होंने रिजर्वेशन 30% कर दिया अपने काडर के लिए, और केवल अपने काडर को नौकरी दी, लोग उससे परेशान हुए। देखिए, हमें कोई भी, मैं अगर युवा होता, या मेरे स्टूडेंट्स भी कहते थे कि गुरुजी हमें कोई परेशानी नहीं है अगर आप एक यार्डस्टिक में बच्चों को दंड देते हैं, लेकिन अगर आप करोड़पति बच्चों को तो कॉफी पिलाते हैं और गरीब के बच्चे को और दलित और ओबीसी के बच्चे को दुत्कारते हैं, तो हम आपसे घृणा करेंगे। ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया शेख हसीना ने अपने काडर को, जैसे आज हिंदुस्तान में हो रहा है, भाई अपने काडर को ही आप नौकरी देंगे, आप बाकियों को जो है उनकी दुकान चलाएंगे, उनको ये देखेंगे। अरे भैया, अगर कोई कांग्रेस विचारधारा का समर्थन करता है, अगर कोई वामपंथी है, तो वामपंथी क्या देश विरोधी हैं? आपने हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों को अगर एक दृष्टि से देखेंगे, आप शासक हैं, आप राजा हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है डिस्क्रिमिनेशन करने का। शेख हसीना ने डिस्क्रिमिनेशन किया। छात्रों ने उनसे कहा कि इस कानून को वापस ले लीजिए। उन्होंने नया अध्यादेश लाके हाईकोर्ट के ऑर्डर को सुपरसीड नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में पढ़ने से मना कर दिया। और जब डिस्क्रिमिनेशन लोगों ने देखा, उसका रजाकारों ने और पाकिस्तानी एजेंटों ने फायदा उठाया और शेख हसीना को भागना पड़ा, जो देश के लिए बहुत दुखदाई है। और मैं दुख में हूं, मैं शौक में हूं, और देश में मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हम खड़े। जो निर्णय लेना हो लें, लेकिन अच्छा निर्णय ले, कोई मूर्खतापूर्ण निर्णय ना ले। जी सर, लेकिन सवाल जो मैंने पूछा था कि ये जो नतीजा, ये सारी चीजें आपने देखी है, तो ये आखिर इंडिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज आपको दिखाई देता है? यूथ जो है उससे मोदी जी को कितना बचने की जरूरत है? कितना खतरे की घंटी जो बेरोजगारी है वो बजा रही है मोदी जी के लिए? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं, ये इतना बड़ा मुद्दा है। श्रीलंका में भी देखिए, वो तो बड़े छोटे छोटे देश हैं, उनके पास आर्मी के बाद बड़ी ताकत है। हमारा देश तो इतना विशाल देश है, इतनी हमारी जनसंख्या है, इतनी हमारे सभ्यता और संस्कृति है। इस देश में तानाशाही थोपने का प्रयास तो कभी सफल हो ही नहीं सकता। इंदिरा जी ने गलती की थी और सत्ता से भगा दी गई थी। हमारा देश केवल लोकतंत्र और संविधान के अनुसार चल सकता है। यह बात जरूर है कि बच्चों को, युवाओं को इन्होंने हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में जहर घोल के उनको कांवड़ यात्रा में और मस्जिद के सामने नाचने में और वो करने में और किसानों को देशद्रोही कहने में लगा दिया। तो थोड़े दिन तक तो बच्चों को ये बात समझ में आई। 2024 के चुनाव में समझ में आ गई। चुनाव आयोग के बेईमानी के बावजूद इनको मेजोरिटी नहीं मिली। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि अब धीरे धीरे बुजुर्ग लोग भी समझ रहे हैं, जवान लोग भी समझ रहे हैं कि उनके बच्चों को अगर नौकरी नहीं मिलेगी और महंगाई इसी तरह से बढ़ती रहेगी और सब कुछ A1 A2 को दे दिया जाएगा, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन क्या करेंगी? आप देखिए, जहां भी अब ये बता रहे हैं लोग कि जो वक्फ बिल लाया गया है, ये केवल इसलिए लाया है कि वक्फ बोर्ड ने, अंबानी साहब की कोठी जो बनी हुई है वो वक्फ बोर्ड की लैंड है, वक्फ बोर्ड के अनुसार वो कोर्ट चले गए, उसको खत्म करने के लिए एक नया कानून लाने की बात कर ली। फिर यहाँ पे नुजूल बिल ले आए और नुजूल बिल के हिसाब से जो गरीब हैं उनके मकानों को छीनना, उनको तोड़ना और बड़े बड़े पूंजीपतियों को सौंपना। अब जनता को ये समझ में आ रहा है कि भैया पूंजीपति बहुत अमीर हो गए, बड़ी कोठियां बन गई,
बड़े उन्होंने कोठियां और फ्लैट दुबई के और कुवैत में जाके खरीद लिए हैं। अब देश की गरीब जनता के बारे में सोचो। तो ये असर तो होगा क्योंकि लोगों की आंखें खुलेंगी। लेकिन हम चाहते हैं भारत में शांति बनी रहे, मेलजोल बना रहे। मोदी जी अपनी थोड़ी कार्य प्रणाली में चेंज करें और जो पूंजीपतियों के ऋण माफ हो रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कम हो रहे हैं, और हमारे को अब जैसे आज इंडिया अलायंस के लोगों ने देखिए संसद के सामने प्रदर्शन किया है कि नितिन गडकरी जी ने जो मांग की है कि एलआईसी में और मेडिकल इंश्योरेंस में आप 18% का जीएसटी लगाएंगे। शर्म आनी चाहिए आपको। हमारा रेलवे रिजर्वेशन में कंसेशन था, उसको आपने खत्म कर दिया। अब बुढ़े जो है मेडिकल इंश्योरेंस भी ना करा पाए। मैंने करा, इस साल मैंने नहीं कराया। 97,000 का मेरा प्रीमियम आ रहा था, 97,000 का। कहां से लाऊं 97,000 रुपए? क्योंकि उसमें 20,000 तो उसमें वो जीएसटी लगा रखा है इन्होंने, फिर वो कंपनी के वो हैं, फिर उसके बाद अगर भगवान न करे कुछ हो जाए तो वो क्लेम सेटल करने में 50 लफड़ेबाजियां हैं। तो मैंने नहीं कराया इस बार। यहां आपकी जिम्मेदारी थी तो सरकारी हॉस्पिटल को आपने प्राइवेटाइज कर दिया। अब हम ना सरकारी हॉस्पिटल में जा सकते हैं ना प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। हम केवल आपकी वंदना करें, मोदी 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 मोदी। अरे यार मोदी मोदी, हमारे घर में पैसा तो आने दो, हमारी सामाजिक सुरक्षा तो करा दो। सारे स्कूल प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अब एक मैं मां से मिला, बेचारी बड़ी परेशान थी। उसका बेटा जो है वो आईएमटी गाजियाबाद में पढ़ रहा है, एमबीए फाइनेंस कर रहा है। वो बड़ी दुखी थी, कहने लगी साहब यहाँ तो सुना है 38% आईआईटी के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। मैंने तो 24 लाख रुपए खर्च कर दिया अपने बेटे को एमबीए कराने में। मैंने 20 लाख का लोन ले लिया उसमें से। अब मैं लोन कैसे रिपे करूंगी अगर नौकरी नहीं मिलेगी? तो इन्हें चिंता ही नहीं है। सारी संपत्ति, और फिर लोगों को रखेंगे संविदा पे, उनको 15-20 हजार की नौकरी देंगे। अरे 15-20 हजार की नौकरी दोगे तो 20 लाख के लोन को रिपे कैसे करेगा बच्चा? उनके बाप बाप को ऋणी बना दोगे तुम। तो ये गरीब और मध्यम वर्ग को इग्नोर करके केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों के पैसे से तुम जो इलेक्शन जीतते हो और लोगों को खरीदते हो और लोगों को डराते हो, ये बंद होना चाहिए। हिंदुस्तान में लोकतंत्र संविधान की रक्षा होना आवश्यक है। और मोदी जी खुद ही अगर परिवर्तन कर दे अपने तौर तरीके में और जनता के भार को थोड़ा कम कर दें और अमीरों से वेल टैक्स लेके पैसा वसूल लें और उनके लोन माफ ना करें बल्कि किसानों के लोन माफ करें। फिर राहुल गांधी ने कहा है हम तो बिल पास कराएंगे, यहां पे एमएसपी की गारंटी का बिल इसी पार्लियामेंट से पास कराएंगे। और मानी बात है कि जिस दिन ये बिल आएगा किसी की हिम्मत नहीं होगी उसको अपोज करने का और राहुल गांधी उसका श्रेय ले जाएंगे। तो मोदी जी श्रेय क्यों नहीं ले लेते उसका? अच्छा सर, हमारे एक दर्शक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे लोग डरपोक हैं। श्रीलंका बांग्लादेश के लोग जैसे नहीं हैं जिन्होंने सरकार ही बदल दी। क्या कहेंगे सर इस टिप्पणी नहीं पर? नहीं 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 नहीं, मैं सहमत नहीं। मैं सहमत नहीं हूं। भारतवर्ष के लोग डरपोक नहीं। मेरे भारतवर्ष के ही सरदार भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे। डरपोक नहीं है। मुश्किल क्या है कि उनके दिमाग में जहर घोल दिया गया है। उनके दिमाग में एक, जैसे श्रीलंका में किया था उसने, वहां के राष्ट्रपति ने, उन्होंने वहां पे जो मुसलमान थे और तमिलियंस थे उनके खिलाफ घृणा घोल दी थी। तो वहां पे भी सिंगलीज जो है उनको लगा कि भाई, और ये जर्मनी में हिटलर ने भी किया था भाई। उसने भी कहा था कि इस देश की संपदा सारी कब्जा कर रखी है यहूदियों ने और हमारे जर्मनी के जो नागरिक हैं उनको कुछ मिल नहीं रहा है, इन यहूदियों को मारो। अच्छा, यहूदियों को लोगों ने मारना शुरू कर दिया, मां संघार शुरू हो गया। अब जब बाद 6 महीने 1 साल बाद लोगों ने देखा यार नौकरी तो तब भी नहीं मिल रही है, तो उसके बाद वहां भी हिटलर को आज कोई नाम याद करना पसंद नहीं करता। वही श्रीलंका में हुआ। तो श्रीलंका के अगर महल में राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के घुसे थे लोग, उनमें 90% सिंगलीज थे, क्योंकि सिंगलीज को भी बात समझ में आई कि उनको बेवकूफ बना रहे हैं तमिलियंस के खिलाफ घृणा घोल के। वही हिंदुस्तान के अंदर है। अगर लोग हिंदू मुसलमान से निकल जाएं, अरे जो एक मुसलमान देशभक्त है, एक सिख जो देशभक्त है, उसको भी अगर आप सबको टेररिस्ट बना देंगे, सबको देश विरोधी बना देंगे, तो देश की एकता अखंडता तो अपने आप ही खतरे में पड़ जाएगी। बांग्लादेश बैठा हुआ है, चीन बैठा हुआ है, पाकिस्तान बैठा हुआ है फायदा उठाने के लिए आपके देश की स्थिति का। तो मैंने तो सन 62 में, 65 में, 71 में देश को एकजुट देखा है। तो देश को अंदर से आपने तोड़ा है। तो जोड़िए, 142 करोड़ को जोड़िए। जो राहुल गांधी कहते हैं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, अरे अच्छे मुसलमान से हम क्यों घृणा करें भाई? अच्छे सिख से क्यों घृणा करें और बुरे हिंदुओं से क्यों प्रेम करें? हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम तो जितने भी खराब लोग हैं उनसे घृणा करेंगे और जितने भी अच्छे लोग हैं धर्म और समाज के ऊपर उठकर उनसे प्यार करेंगे।
हम मोहब्बत की अलग जगाएंगे, अच्छे लोगों को एकत्रित करेंगे, बुरे लोगों को बाहर करेंगे। आप तो बाहर बुरे लोगों को लाखों करोड़ों हजारों करोड़ लेके वो देश के बाहर भाग गए। वो बुरे नहीं है क्योंकि वो हैं ललित मोदी हैं, वो नीरव मोदी हैं, वो मेहुल चोकसी हैं, इसलिए वो माल्या हैं क्योंकि वो हिंदू हैं, इसलिए उनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोलेंगे। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? न्याय का मतलब होता है सबको एक प्रकार, अखिल स्वामी गलती करे मुझे भी दंड दो, नहीं करे तो मुझे, मेरा क्या धर्म है, जाति, इससे आपको क्या लेना देना? जी सही बात है सर। और हमारे एक दर्शक और हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि पड़ोसी देश की लगी आग इंडिया में भी फैल सकती है, क्योंकि यहाँ भी युवा बेरोजगारी और स्टूडेंट्स नेट से या फिर अग्निवीर किसान सब परेशान हैं और रोड पर उतर सकते हैं। नहीं, भगवान करे ऐसा ना हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं ऐसा ना हो, देश में शांति बनी रहे। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली माई कंट्री विल सफर। मेरे को बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। हां, जिस रास्ते में भारतवर्ष चल रहा है 10 साल से, मैं इसका विरोधी हूं और रहा और आगे भी रहूंगा। आपने लोगों का ध्यान केवल भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान का नैरेटिव खोला है। अरे अगर किसान आ जाते हैं उनको सिख आतंकवादी बता देते हैं आप। वो बेचारे आदिवासी कुछ करते हैं, उनके जंगल अगर अडानी ढाने की कोशिश करता है, उनकी जमीन पे कब्जा करता है, उनको आप जो है नक्सलवादी बोल देते हैं। हम जैसे लोग बोलते हैं हमको अर्बन नक्सल बोल देते हैं। अरे यार, आप ये नहीं समझ रहे हैं कि भैया हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी माँ एक है। 142 करोड़ों की माँ जो है वो भारत माता है। हम भाई बहन हैं आपस में, हम रिश्तेदार हैं, एक संयुक्त परिवार हैं। अब इसमें आप केवल उन लोगों को जो कि गोडसे को मानते हैं उनको केवल देशभक्त समझेंगे और गांधी के मानने वालों को गालियां देंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सारी कुर्बानियों को भूल जाएंगे, महात्मा गांधी की कुर्बानियों को भूल जाएंगे, पंडित नेहरू में और सुभाष चंद्र बोस में लड़ाई कराएंगे, पंडित नेहरू और सरदार पटेल में लड़ाई कराएंगे। तो आप तो दुष्ट हैं। मैं तो अशफाक उल्लाह खान को सलाम करता हूं। अगर मेरी वो होती तो मैं तो करूंगा कि अशफाक उल्लाह खान और अब्दुल हमीद और इन जैसे बच्चे जो हैं मेरे घर में जन्म लें, मेरे खानदान में जन्म लें। मैं तो गर्व करता हूं इन लोगों पे, सरदार भगत सिंह पे मैं गर्व करता हूं, चाहे वो सिख थे, हिंदू नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद अगर वो वामपंथी थे, वो तो वामपंथी थे, खुलेआम वामपंथी थे। और ऐसे हिंदुस्तान में वामपंथियों को गाली देते हैं, ऐसे समाजवादियों को गाली देते हैं, जितने ओबीसी शेड्यूल कास्ट के लीडर बनने की कोशिश करते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं, ये संविधान को हटाना चाहते हैं। तो हम तो जय संविधान कहेंगे और कहते रहेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर हम कहेंगे जय भीम। रोकना है तो रोक लीजिए, मनुवाद नहीं आने देंगे। और अगर आप मनुवाद लाने की कोशिश करेंगे तो भगवान न करे वो हो जो कि बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ। मैं देश में शांति चाहता हूं, एकजुट रहे देश, इनके सारी मूर्खताएं खत्म हो जाएंगी। अगर चुनाव आयोग ना होता तो इस बार विपक्ष में बैठते। केवल हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, झारखंड में जो चुनाव होने वाला है, वहां के लोग वोट देते समय लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट दें, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को हटाएं। यहां किसी हिंसात्मक आंदोलन की हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से कोई जगह नहीं। जी सर। और अभी बात करें जो मीटिंग आज रखी गई थी और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, इसको लेकर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा है कि इस बैठक में हमें नहीं बुलाया गया, आम आदमी पार्टी को बुलाया नहीं गया। और उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक में 13 सांसदों वाली राष्ट्रीय पार्टी को न बुलाना सरकार की ओछी मानसिकता और अगंभीरता को दर्शाता है। तो आपको ना बुलाए जाने पर आपका क्या विचार है सर? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब यह है कि आप जो आपके राजनीतिक, जो आपसे विचारधारा जिनकी डिफरेंट है, उन्हें दुश्मन समझते हैं। अरे आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में वो विपक्षी अटल जी को आशीर्वाद दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब वो अटल जी बोले थे पार्लियामेंट के अंदर आए थे, उन्होंने पीठ थपथपाई थी अटल जी की और कहा तुम्हारा भविष्य बड़ा वो है, सुनहरा है, तुम बहुत आगे जाओगे। और जब पंडित नेहरू की मौत हुई थी, उसके बाद अटल जी ने जो नेहरू जी के लिए कहा था उसको जरा पढ़िए, अटल जी ने किस प्रकार की सद्भावना। भाई अटल जी तो कहते थे कि राजीव गांधी की वजह से मैं जीवित हूं। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो राजीव गांधी ने एक डेलीगेशन बना के उनको अमेरिका भेजा कि आप जाके वहां पे अपना इलाज करा के आइए, उसको एक्सटेंड किया।
केवल इसलिए। तो ये विपक्षी दल का मतलब ये नहीं है कि आप उनको बर्बाद करने के लिए बढ़ जाएं, क्योंकि इस प्रकार की जो भावना होगी, आप उन्हें बर्बाद करेंगे, कल वो आपको बर्बाद करेंगे, नुकसान तो मेरे देश का होगा। अरे जब लोकतंत्र है, जब संविधान है, तो संविधान के हिसाब से काम कीजिए। आप 13 सदस्यीय पार्टी के आदमी को क्यों नहीं बुला रहे हैं? आम आदमी पार्टी से कौन सी आपकी ये कोई पाकिस्तान के लोग हैं, कोई बांग्लादेश के लोग हैं, हिंदुस्तान के ही सांसद हैं। जी सर, और आखिर में मैं यही सवाल करूंगी कि आपको क्या लगता है कि भारत को, भारत की सरकार को, मोदी सरकार को ये सारी चीजें जो हो रही हैं बांग्लादेश में, इससे क्या सबक लेना चाहिए? पहला सबक तो ये लेना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज में और हर जगह जो आरएसएस के और शाखा में जाने वाले लोगों को भर रहे हैं, एक विचारधारा के लोगों को भर रहे हैं, उससे बच्चों में रोष उफन रहा है। आप बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं देंगे, आप बच्चों को इंजीनियरिंग वाले जो, अरे यार जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नहीं होगी, तो नौकरी कहां से मिलेगी? आप चाह रहे हैं हर चीज को संविदा में कर दें। आप जो है हर आदमी को अडानी और अंबानी का नौकर बनाना चाहते हैं, हर चीज अडानी अंबानी को दे रहे हैं आप। अयोध्या के अंदर सारी जमीन आपने उनको बेच दी, अब करोड़ों अरबों रुपए वो कमा रहे हैं। तो अगर मेरे देश के बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, वो डिजास्टर बन जाएगा जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो मैं तो मोदी जी से प्रार्थना करता हूं, महाराज आप सत्ता में बैठे हैं, यहां किसी से किसी प्रकार का भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कृपा करके उसका पालन कीजिए। अरे मैं अयोग्य हूं, अगर मैं अयोग्य हूं तो मुझे पता है मैं अयोग्य हूं। अगर मैं रिजेक्ट होता हूं तो मेरे अंदर विद्रोह नहीं पैदा होता। मैं जानता हूं, मैंने इंजीनियरिंग पास की सन 73 में, और इंजीनियरिंग का एक काम अपने पूरे जिंदगी में नहीं किया, क्योंकि पिताजी ने भेज दिया था इंजीनियरिंग कॉलेज में कि जाओ 17 साल की उम्र हो गई, जाके इंजीनियरिंग करो। उस जमाने में होता था कि इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा कोई नौकरी नहीं होती थी। और मेरे को समझ में आया मैं कहाँ ये इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गया। फिर मैंने एमबीए किया, मुझे लगा ये मैनेजमेंट मेरा सब्जेक्ट है। 40 साल 45 साल मैंने मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स को परस्यू किया, इंजीनियरिंग पे एक दिन मैंने काम नहीं किया। तो असली मुद्दा यह है कि जो बच्चे जिनकी एस्पिरेशन जग गई हैं, अरे उन्हें नौकरी नहीं दोगे तो फ्रस्ट्रेशन होगा, अवसाद होगा, और जिस दिन अवसाद वो बाहर निकला देश के लिए दुखदाई होगा। तो मोदी जी कृपा करके डिस्क्रिमिनेशन करना बंद कर दीजिए। आप जो है डबल इंजन की सरकार को पैसा देते हैं, आप जो सिंगल इंजन की सरकार है उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। कहीं केरला के पीछे पड़ गए, कहीं तमिलनाडु के पीछे पड़ गए, जहां कहीं दीदी दीदी और दीदी और दीदी कर रहे थे बंगाल में जाके, अब वो दीदी और दीदी सुन लिया बांग्लादेश वालों ने, उन्होंने शेख हसीना को हिंदुस्तान भेज दिया कि जाओ दीदी बुला रहे हो, जाओ दीदी को ले जाओ। सर, यहाँ पर हम सबक की बात कर रहे हैं, तो हमारे एक दर्शक को सवाल कर रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार में सबक सीखना भी कोई चीज है? नहीं, वो तो नहीं सीखेंगे। देखिए मुश्किल ये होती है, ये शेर की सवारी है जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, शेर की सवारी है। अगर ये उतरने की कोशिश करेंगे, अगर ये सेकुलरिज्म की बात अगर कर देंगे, तो इन्हीं के भक्त इन्हें मार देंगे, क्योंकि इन्होंने भक्तों को इतना ज्यादा एग्रेसिव बना दिया है। अरे वो एग्रेशन मैंने झेला है, बहुत लोगों ने झेला होगा, संजय शर्मा ने भी झेला है, बहुत लोगों ने झेला है। मेरे जैसे 72 साल के एक शिक्षक को धमकियां दी गई है, गालियां दी गई, मारने की धमकी दी गई है। क्यों? क्योंकि आप प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, आप एंटी हिंदू हैं, आप एंटी नेशनल हैं। अरे यार मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, पूजा पाठी हूं, भगवान को मानता हूं, भगवान की पूजा करता हूं, लेकिन मैं मुसलमानों, सिखों से, दलितों से, आदिवासियों से घृणा नहीं कर सकता। तुम करते हो, मैं तुम्हें हिंदू नहीं मानता, लेकिन हमने गालियां खाई हैं। तो ये इतना ज्यादा इन्होंने जहर घोल दिया है 20-25% लोगों के दिमाग में कि कल अगर ये सेकुलरिज्म की बात करेंगे लोग इनको भी मार देंगे। तो ये नहीं छोड़ सकते, ये नहीं सुधरेंगे, ये सुधर सकते ही नहीं। इनको और ज्यादा एक्सट्रीम हिंदुइज्म भड़काना होगा। जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, और बांग्लादेश के हालातों पर आज हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, जिस तरह से बांग्लादेश में उठापटक मची हुई है और जबरदस्त हिंसा का दौर चल रहा है, तख्ता पलट हो गया है, राजनीतिक संकट गहरा गया है। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, भारत चली आई है वो, और अब किस देश में वो
शरण लेंगे, इस बात का फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है। तमाम तरह की अटकलबाजियां चल रही हैं, लेकिन अब बांग्लादेश के हालात पर भारत में भी मीटिंग्स चल रही है और आज सुबह ही हाई लेवल मीटिंग हुई है, सर्वदलीय बैठक हुई है और उसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। और जिस तरह से बांग्लादेश के हालात चल रहे हैं, इस पर हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।